अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेचर ऑफ बॉन्ड को समझने के लिए हम इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक बुनियादी प्रॉब्लम है जो कि केमिस्ट्री के बुनियादी असूल के मुखालिफ है। केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ रखा है कि एलिमेंट्स जब मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो पानी बनेगा। ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, हाइड्रोजन खुद जलती है, और पानी ना खुद जलता है और ना जलने में मदद देता है। तो प्रॉपर्टीज जो हैं वो बदल जाती हैं केमिकल रिएक्शन के नतीजे में। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जब एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है उनके वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले जो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी नेचर बदलते हैं, बाकियों की नेचर एज सच रहती है। एटम अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। ये बात यकीनी तौर पर उस बुनियादी असूल के खिलाफ है। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर बुनियादी चीज यही है कि एटम्स मिलेंगे और मॉलिक्यूल बनेंगे, इस तरह से कि एटम जो है और मॉलिक्यूल एक अलग एंटिटी है। एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूल के अंदर बिल्कुल नए जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और पूरे का पूरा एटम जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। सिर्फ वैलेंस शेल या वैलेंस शेल में सिर्फ जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो नहीं, बल्कि पूरे का पूरा एटम जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा। इसके कुछ बुनियादी पॉइंट्स हैं, उनके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहला जो नुक्ता हम बात करेंगे वो यही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिप्लेस्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये शॉर्ट राइटिंग जो है ये यूज करना हमारे लिए फायदेमंद है। AO स्टैंड फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड MO स्टैंड फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्लेस कर देते हैं। फर्क क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? तो याद रखने की बात है कि एटॉमिक ऑर्बिटल यूनिसेंट्रिक होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल का एक सेंटर होता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटलीस्ट डाइसेंट्रिक होते हैं। उनमें कम से कम 2 सेंटर होते हैं, एंड सम टाइम नंबर ऑफ सेंटर्स जो हैं वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें बड़ी हैरानकुन है, और वो ये है कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल की तादाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एग्जैक्टली बराबर होती है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की तरह, कि जिसमें हमने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल की तादाद बराबर होती है। यहाँ ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना चाहिए। जो नॉर्मल आइडिया है वो यही है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। MOT कहती है कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो वो ओवरलैप करके 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये कैसे मुमकिन है? तो इसके लिए हमें ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी जो हम MOT में यूज करते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है, इसे कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये क्या है? इसके अंदर हम एटम के ऑर्बिटल को एज अ वेव कंसीडर करते हैं, और वेव हम जानते हैं कि वेव जब आपस में इंटरेक्शन करती है तो वो किस तरह से एक दूसरे को या तो इन्फोर्स करती है या एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर देती है, खत्म कर देती है। वेव के इस इंटरेक्शन को हम फिजिक्स की जुबान में इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस 2 तरह के होते हैं, एक हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव।
कंस्ट्रक्टिव जिसके अंदर वेव को जो है वो इन्फोर्स करती है, उसको बढ़ाती है, और डिस्ट्रक्टिव जिसके अंदर एक वेव दूसरी वेव को खत्म कर देती है, एक वेव दूसरी वेव को कैंसिल कर देती है। और मजीद इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमें एनर्जी डायग्राम यूज करनी पड़ेगी। एनर्जी डायग्राम में हम एनर्जी का ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से कि एट द स्टार्ट हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल इस लेवल पर मौजूद है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको मुख्तलिफ अंदाज में किया जाता है। हम यहाँ पे ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेट्स से कि ये हमारे पास कोई s ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये भी s ऑर्बिटल है और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और इनकी एनर्जी इस वक्त सेम है। अब जब ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये ऐसे है जैसे वेव आपस में ओवरलैप कर रही हैं। अब जब वेव आपस में ओवरलैप करती हैं तो वेव के कुछ रीजन्स के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कुछ रीजन के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सूरत में वो न्यूक्लियस के दरमियान रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्रिएट करेगा, जबकि डिस्ट्रक्शन की सूरत में वो न्यूक्लियस के दरमियान वाले रीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा। सो दैट कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उसके नतीजे में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी, और इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इसीलिए इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट करेंगी, और रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने की सूरत में वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, और उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ये समझना चाहिए कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से हैं कि उनमें से एक जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और दूसरा जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इस बात को अच्छी तरह जहन में बैठा लें, इसको याद कर लें। फर्क क्या होगा? तो फर्क जो है केमिस्ट्री के असूलों को समझते हुए हम बड़ी आसानी से नोट कर सकते हैं कि जहां अट्रैक्शन ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। सो कि अगर आप इसकी शेप बनाना चाहते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी तब जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियर रीजन के इन बिटवीन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगी। जबकि दूसरी तरफ यहां पे जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस डोमिनेट करेगी इस तरह से। सो यहां अट्रैक्शन डोमिनेट कर रही है, इसलिए एनर्जी लेवल आप देखें एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम हो गया है, और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर चूंकि रिपल्शन डोमिनेट कर रही है लिहाजा एनर्जी लेवल एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ऊपर जा चुका है। सो ये दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और ये पूरी की पूरी डिस्कशन जो है ये हमें इस बात को समझने में हेल्प करती है। इस बात को सिर्फ याद नहीं करना बल्कि समझना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। कैसे मुमकिन है? उसके लिए हमें ये पूरी टेक्निक जो है इसे याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर तमाम के तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो अब ये बिल्कुल एक नई चीज बन गई है। तो इसमें बॉन्ड क्या बना, बॉन्ड कितने बने? तो उसके लिए फिर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के अंदर हम नंबर ऑफ बॉन्ड को मालूम करते हैं।
किस तरह से? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम उसका बॉन्ड ऑर्डर मालूम करते हैं और ये बॉन्ड ऑर्डर जो है ये हमें उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा। जब हम आने वाली वीडियो में या इसी वीडियो के आखिर पे 1-2 एग्जांपल हम हल करेंगे तो वहां पे हम बॉन्ड ऑर्डर को निकालना सीख लेंगे, तो हमें ये फॉर्मूला अच्छी तरह जो है ये समझ आ जाएगा। अच्छा, एक और बात कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते थे, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गए हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के रहने के कुछ असूल थे जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर पहले से पढ़ लिए हुए हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को किस तरह से रखा जाएगा? तो उसका जवाब ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को रखने के कुछ असूल हैं और वो असूल बिल्कुल वही हैं जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए पहले पढ़ लिए हुए हैं। यानी ऑफ-बॉउ प्रिंसिपल यहां पे भी आप अप्लाई करेंगे, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी अप्लाई होगा, हुंड्स रूल भी अप्लाई होगा। जितने रूल्स हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए इस्तेमाल किए हैं, उतने रूल सारे के सारे जो हैं यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग के अंदर भी इस्तेमाल हम करेंगे। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं S, P, D और F, लेकिन यहां पे इसके मुकाबले में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं सिग्मा, पाई, डेल्टा, एक्सेट्रा। ये भी आगे चलता रहता है, एक्सेट्रा, ये भी आगे चलता रहता है। आखिरी बात जो हम मेन पॉइंट्स के अंदर एमओटी के डिस्कस कर रहे हैं वो कि जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। एस के साथ ओवरलैप कर सकता है, एस पी के साथ ओवरलैप कर सकता है, डी के साथ ओवरलैप कर सकता है। सिमिलरली पी डी के साथ ओवरलैप कर सकता है, पी पी के साथ ओवरलैप कर सकता है, डी डी से ओवरलैप कर सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो ओवरलैप्स है वो यहाँ पे पॉसिबल होते हैं और उसमें 2 तरीकाकार जो हम पहले वीबीटी में पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं कि ओवरलैप में भी हेड टू हेड ओवरलैप और ओवरलैप जो है वो साइडवे ओवरलैप भी हो सकता है। साइडवे ओवरलैप के नतीजे में आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड बनते हैं और हेड टू हेड ओवरलैप के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। इनकी शेप्स के बनाने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शेप्स जो है ये हम वीबीटी में डिस्क्राइब कर चुके हैं। हाँ, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का जो है वो फ़र्क आएगा, तो उस लिहाज से उस चीज़ को सामने रखते हुए हम उन शेप्स को ज़रा देख लें एक नज़र, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। जैसे कि एफ और एफ ओवरलैप के लिए ये शेप हमारे सामने है कि जब एफ और एस के साथ ओवरलैप करता है तो इस तरह से ये शेप हमारे सामने बनती हैं। पी और पी के साथ जो ओवरलैप करेगा और हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, नोट करने की बात है, पी और पी के साथ ओवरलैप करना है और कौन सा ओवरलैप है? हेड ऑन ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप को हम हेड ऑन ओवरलैप भी कहते हैं। किस तरह से होगा नोट करें। एनर्जी का ग्राफ हमारे पास मौजूद है और ये पी ऑर्बिटल एक तरफ और उसी के बराबर एनर्जी लेवल पर दूसरा पी ऑर्बिटल भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पी और पी आपस में हेड ऑन ओवरलैप करेंगे तो उनके नतीजे में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी शेप किस तरह से होगी? उसकी शेप उसी तरह से होगी जैसे कि वीबीटी ने हमें बताया। तो आप ये समझ लें कि वीबीटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एक पार्ट को एक्सप्लेन कर रही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करती है ये वीबीटी है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये शायद वो चीज़ है जो वीबीटी के कॉन्सेप्ट के अंदर मिसिंग है और इसी वजह से एमओटी जो है उससे ज़्यादा एप्लीकेबल है और एमओटी वीबीटी से कहीं ज़्यादा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी है।
तो यहां पे हमारे पास ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया p और p के मिलने से। दूसरी तरफ देखें, p और p के हेड ऑन ओवरलैप से जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, नोट करने की बात यह है कि ये हाई डेंसिटी रीजन है और हाई डेंसिटी रीजन यहां न्यूक्लियस के दरमियान में है। जब एंटी बॉन्डिंग बनाना है तो हमने लो डेंसिटी रीजन को न्यूक्लियस के दरमियान में लेके आना है और हाई डेंसिटी रीजन को न्यूक्लियस से अवे लेके जाना है। तो किस तरह से हम करेंगे? हम ये काम इस तरह से करेंगे कि लो डेंसिटी रीजन अब न्यूक्लियर रीजन के दरमियान आ चुका है, रिपल्शन बढ़ गई है, और हाई डेंसिटी रीजन जो है वो न्यूक्लियर रीजन के अवे चला गया है, क्योंकि यहां डिस्ट्रक्शन हुई है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अच्छा, कहां जाएगा कि अगर डिस्ट्रक्शन हुई है तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे। देखिए, ये बात अच्छी तरह याद रख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि एनर्जी का कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो किसी सूरत भी गलत नहीं होता। एनर्जी कंजर्व रहती है। वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम ये समझ लें कि एक वेव दूसरी वेव से इंटरेक्ट करती है और उसको खत्म कर देती है, तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो कैंसिल होने का क्या मतलब है? कैंसिल होने का मतलब यही है कि उस रीजन के अंदर, उस मीडियम के अंदर जो है वो एनर्जी खत्म हो जाती है, वो एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पे हम इसको इस तरह से मुराद लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन वेव है, वो जब आपस में ओवरलैप करेगी, जहां डिस्ट्रक्शन होगी, तो न्यूक्लियर रीजन के दरमियान में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो जाएगी। क्या मतलब? कि वो न्यूक्लियस से अवे जो है उन रीजन्स के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स जो है दैट विल बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू अट्रैक्शन। तो इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी एटॉमिक ऑर्बिटल से। जबकि यहां कंस्ट्रक्शन हुई है तो यहां ये कम एनर्जी अटेन करेगा, बिकॉज यहां अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करती है। अब P और P जब आपस में पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो किस तरह से होता है? साइड वे ओवरलैप या पैरेलल ओवरलैप में P और P जो है वो कैसे अमल करते हैं, उस चीज को देखते हैं। तो उसमें अगेन एनर्जी का ग्राफ हमारे सामने होना चाहिए ताकि हम इसको क्लियरिफाई कर सकें। ये हमारे पास P ऑर्बिटल्स, ठीक है, सेम एनर्जी लेवल के ऊपर आप इन्हें बना सकते हैं। और अब इनकी हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर हम इनकी डिस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें VBT से मदद लेनी पड़ेगी। जैसे VBT में हमने कंस्ट्रक्शन की, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी न्यूक्लियर रीजन के एग्जैक्टली दरमियान में तो नहीं, लेकिन दरमियान में तो है, सही है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दूसरी तरफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर रीजन के दरमियान में नहीं होगी, बल्कि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर मिड पॉइंट जिसे हम कहते हैं वहां से। कैसे? ये न्यूक्लियस आपस में आमने सामने आ गए हैं, रिपल्शन इसलिए तो बढ़ रही है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगी और एनर्जी इसीलिए जो है इसकी इंक्रीज कर चुकी है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रही है, इसलिए एनर्जी इसकी डिक्रीज कर चुकी है। मोर ओवर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ न्यूक्लियस के दरमियान रीजन के अंदर जो है वो आपको बाज़ का गैप नज़र आता है और बाज़ का गैप नज़र नहीं आता। जैसे यहाँ कोई गैप नहीं है, यहाँ गैप है। तो ये रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती या कम होती है, याद रखें इसे हम कहते हैं नोड। और ये नोड जो है इनका नंबर हमेशा इंक्रीज करता है बाय 1, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ कोई नोड नहीं था, यहाँ एक नोड है। इसी तरह से यहाँ कोई नोड नहीं है, यहाँ पे एक नोड है, और यहाँ अगर एक नोड है तो यहाँ पे 2 नोड है, सही है। तो ये चीज़ भी जो है ये बाज़ हमें हेल्प आउट करती है जब हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहे होते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो पॉलीसेंट्रिक होता है।
वो कैसे होता है उसके बारे में आने वाले किसी वीडियो में बात करेंगे। मेन पॉइंट्स हमने क्लैरिफाई कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे अगली आने वाली वीडियो में इसके एप्लीकेशन के बारे में, कि जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मदद से मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो आपके सामने मैंने कॉन्सेप्ट इस वक्त पेश किया है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। याद रखें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल असल में वेव मैकेनिकल मॉडल पे बेस करती है, और जब तक हम एटम की वेव नेचर को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो मॉडर्न अप्रोच है, या कहना चाहिए कि जो असल इसकी अप्रोच है, इसका कॉन्सेप्ट है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह एक वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे वेव नेचर ऑफ एटम की। उसमें हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को समझेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम इसकी इस एस्पेक्ट को भी देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो वीबीटी और एमओटी में हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।